हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड में जो पोर्शन आपका डिलीट किया गया है उस पोर्शन का डिस्कशन करना हम लोग चाह रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री 2021 सीबीएसई बोर्ड में आने वाले केमिस्ट्री के डिलीटेड पोर्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, उस डिलीटेड पोर्शन का जो डिस्कशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारी बात काफी ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को एकदम शुरुआत से आखिरी तक पूरा देखिएगा। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको इंडिकेट किया, दिस इज फॉर ओनली क्लास ट्वेल्थ। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि सॉलिड स्टेट, बच्चे कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट पूरी तरीके से कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड स्टेट अभी भी आपके कोर्स में है और उसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो आपके सामने इंडिकेटेड है। दिस इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट में यानी कि आपका जो बिगिनिंग का पोर्शन है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों, जो स्टार्टिंग का आपने पोर्शन पढ़ा है जिसमें आप पैकिंग्स भी देखते हैं, अरेंजमेंट्स भी देखते हैं, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालते हैं, तो काफी सारा पोर्शन जो सॉलिड स्टेट का जो शुरुआत में पढ़ाया जाता है वो सब आपको पढ़ना है। लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने आपको जस्ट अभी इंडिकेट किया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन सॉलिड स्टेट को पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है। आपको उसमें जो शुरुआत में पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी जो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताया जाता है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन नॉट, यही फॉर्मूला होता है। तो बच्चों, इस तरह के सारे जो कंसेप्ट है वो आपकी थ्योरी में अभी भी इंक्लूडेड है सॉलिड स्टेट में, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, उसे पढ़ना होगा। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया सॉलिड स्टेट में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या हटाया गया है, वो आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट किया गया है। और बच्चों, जो हटाने वाला पोर्शन है वो कुछ ऐसा पोर्शन है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसको आप मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों, ये आप ऑलरेडी भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो सॉलिड स्टेट में आपको ये पोर्शन छोड़ करके जो मैंने अभी रेड कलर से इंडिकेट किया है, बाकी सब आपको प्रिपेयर करना है। बच्चों, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ बच्चों मूव करते हैं तो उसमें आपके पास आपको वांट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ना है, एबनॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास वो नहीं पढ़ना है। यानी सॉल्यूशन का जो मेजर पोर्शन है बच्चों वो आपके पास आ रहा है, जैसे राउल्ट्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में जो स्टार्टिंग का पार्ट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस, इसके अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आपको सारी ये बातें पता है कि शुरुआत में सॉल्यूशन में काफी सारी बातें दी गई हैं, इवन हेनरी लॉ भी है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में। आपको ये सारा काम पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, एक बहुत छोटा सा पोर्शन नहीं पढ़ना है, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते थे और उसमें बेस्ड क्वेश्चन एबनॉर्मल मोलर मास पे ही रिलेटेड थे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर नहीं करने। लेकिन बच्चों, सॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सा पार्ट है जो मैं कहूंगा वो आपके सिलेबस में है। तो बच्चों, शुरुआत में सॉल्यूशंस में जो आपको अभी मैंने बताया वो तो है ही। इसके अलावा आपके पास सॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है जहां से न्यूमेरिकल आता ही आता है। दिस इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। इसके अलावा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, जितनी भी तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इवन ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी बच्चों आपको पढ़ना है। तो बच्चों, बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन है वो नहीं पढ़ना है, दिस इज वांट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास। तो बच्चों, इसको छोड़कर बाकी आपको सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों, जो पोर्शन नहीं पढ़ना है वो आपको स्क्रीन पे इंडिकेट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफी बड़ा पोर्शन है वो आपको पढ़ना है।
तो जो काफी बड़ा पोर्शन है उसमें पता है सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किस पे आते हैं? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल होता है एग्जाम्स में, वो आपको करना है। इवन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिमूव किया गया है वो एक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ड्राई सेल है, गैल्वेनिक सेल है, फ्यूल सेल है, और लेड एक्यूमुलेटर जिसको आप लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से भी जानते हैं, वो रिमूव किया गया। लेकिन आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन रिमूव नहीं की गई है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन इस बार नहीं आएगी। बच्चों आप लोग धोखे में मत रहिए, नर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं सिलेबस से रिमूव नहीं की गई है। नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बिगनिंग लेवल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है बच्चों, आप किसी भी धोखे में मत रहिए कि आपको नर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर नहीं करनी है। नर्स्ट इक्वेशन आपको 100% प्रिपेयर करनी है क्योंकि वो डिलीटेड आइटम में नहीं डाली गई है। तो बच्चों हमारी बात समझने की कोशिश करिए, नर्स्ट इक्वेशन आपको प्रिपेयर करनी है 100% बिना किसी डाउट के। इवन आपको कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करने हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। लिखा है कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, दैट इज नो मैथमेटिकल एक्टिवेशन एनर्जी आरएनएस इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर आप देखिए एक केमिकल काइनेटिक्स से जो पोर्शन रिमूव किया गया है, दिस इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी रिमूव करने का मतलब है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको किस तरह से दो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा होती है, वही कोलाइड करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वहीं से आरएनएस इक्वेशन का जनरेशन होता है। तो बच्चों ये एक छोटा सा पोर्शन छोड़ करके बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको पढ़नी है। आपको पता है आपके कोर्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब आपके कोर्स में है। तो बच्चों आप इसको बिल्कुल सही ढंग से प्रिपेयर करिए। लेकिन क्या नहीं प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया। आर्हेनियस इक्वेशन आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, और अगर आर्हेनियस इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं आएगी तो उसमें आर्हेनियस इक्वेशन का एक लॉगरिथमिक प्रूफ होता है जिसको आप कहते हैं log k2 by k1 is equal to EA upon 2.303 R into bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2। इस पे बेस्ड भी बच्चों क्वेश्चन आपको फिर नहीं करने होंगे क्योंकि इसका भी डेरिवेशन आर्हेनियस इक्वेशन से ही आता है। तो बच्चों आर्हेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी छोड़ करके आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट लॉ एक्सप्रेशन, सब कुछ बच्चों आपको तैयार करना है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं सरफेस केमिस्ट्री पे। तो बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में क्या दिया हुआ है, दिस इज आपको जो नहीं पढ़ना है, दिस इज इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन, कैटलिस्ट, homogeneous and heterogeneous activities and selectivity of solid catalyst, enzyme catalyst। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपको क्या नहीं पढ़ना है वो आपको क्लियर कट बता दिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का काफी मेजर पोर्शन है, जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा काफी सारे डिफरेंसेस आपके कोर्स में दिए गए हैं। लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड आ सकता है, पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन आ सकता है। इसके अलावा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, याद है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, इस पे बेस्ड थ्योरी पे डिफरेंसेस बन सकते हैं। मैक्रोमोलिकुलर मॉल एसोसिएटेड कोलाइड, तो इन पे जो डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं वो सब आ सकते हैं। तो बच्चों क्या नहीं आ सकता है वो आपके सामने है। फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन आ सकती है, x by m is equal to kp की पावर 1 by n। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो आ सकता है। तो बच्चों क्या नहीं आ सकता वो आपके सामने इंडिकेट किया गया है। दिस इज इमल्शन नहीं आएगा, इमल्शन का फॉर्मेशन होता है दो लिक्विड के मिक्सचर से, वो नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ इमल्शन, कैटलिस्ट, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, काफी छोटा सा पोर्शन है जो नहीं आ रहा है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है नेक्स्ट, उस पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो ओके बच्चों, तो हम लोग आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो चैप्टर है 6th, दिस इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों आपको ये जान करके खुशी होगी कि इस
यूनिट को, जो चैप्टर है आपका जनरल प्रिंसिपल्स करके, इस यूनिट को यानी 6th चैप्टर को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। यानी कि आपको जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसी तरीके से बच्चों एक चैप्टर है पॉलीमर्स, जिसको अभी हम लोग जस्ट आगे देखने वाले हैं, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया गया। तो इसका मतलब आपको मेटलर्जी से रिलेटेड प्रोसेस, डिस्टिलेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जितनी भी फर्नेस होती थी, रिवर्बरेटरी फर्नेस, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरी, जितने भी बनते थे आपके क्वेश्चंस, वो आपको नहीं करने हैं। तो बाय द वे ये चैप्टर सभी बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल भी लगता था, तो ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया। ये तो आपके लिए काफी खुशी की बात है। लेकिन जो पॉलीमर सबसे आसान चैप्टर था बच्चों, उसको भी डिलीट कर दिया गया। ये आपके लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि पॉलीमर्स तो आप ज्यादातर कर सकते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कमांड है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही मिलता जुलता चैप्टर एक पॉलीमर्स, जिसमें आपको पूरी यूनिट को डिलीट कर दिया गया। तो इस बार आपको पॉलीमर्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, जिसका मैं अभी डिस्कशन जस्ट करने ही वाला हूं। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों सबसे ज्यादा वेटेज केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही होता है। तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन सल्फ्यूरिक एसिड, process of manufacturing oxides of nitrogen, phosphorus, allotropic forms of phosphorus, preparation properties, halides, oxo acids। यानी बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता था, उसमें से काफी सारा पोर्शन रिड्यूस किया गया है। बच्चों वैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट काफी आप डिफिकल्टी से प्रिपेयर कर पाते थे, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स अब आपसे इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी बातों को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। जैसे फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो पार्ट है ये ज्यादातर रिमूव कर दिया गया है। फॉस्फोरस से जो कंपाउंड बनते थे, दैट इज H3PO4, H3PO2, H3PO3, जिसको आप मोनोबेसिक, ट्राई बेसिक एसिड वगैरह वगैरह जो आप कहते थे, वो सारे पोर्शन, यानी कि फॉस्फोरस का यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की गई है कि फॉस्फोरस से रिलेटेड पार्ट यहाँ पे डिलीट किया गया है, एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड को भी डिलीट किया गया है। तो फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, यानी व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ये भी सब आपको नहीं पढ़ना है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट से फॉस्फोरस फैमिली को, हैलाइड्स को, ऑक्सो एसिड्स को, है ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो काफी मेजर पोर्शन है। हैलाइड्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी आप नहीं पढ़ेंगे। तो काफी मेजर पोर्शन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बच्चों, जो डिलीट किया गया है। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। तो क्या नहीं पढ़ना है बच्चों उसमें? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरिजन विद लैंथेनाइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, K2Cr2O7। तो बच्चों यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ KMnO4 और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चंस बोर्ड पे आते थे। इक्वेशंस आती थी, उसको बैलेंस करना होता था। ये काफी आसान काम होता था आपके लिए, और आप इसको बहुत ही जल्दी से कर लेते थे। लेकिन इस बार KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी ना ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगी, ना ही इन पे बेस्ड प्रॉपर्टीज आएंगी। तो बच्चों ये पोर्शन इस बार आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन आपने कंपटीशन यानी जेई मेंस के हिसाब से तो प्रिपेयर कर ही लिया होगा, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या नहीं करना है? लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज की जो केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह है, वो भी आपको नहीं करनी है। इनको छोड़ के बाकी जो बचे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में, वो सब आपको करना है। उसके बाद बच्चों बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए जरा। लिखा है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बच्चों इस पे अगर आप ध्यान देंगे, तो बच्चों कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, वो काफी इजी चैप्टर होता है। वो आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ही कम सा पार्ट है। यानी कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, वो आपको नहीं प्रिपेयर करना है। आप ध्यान से देख लीजिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना है। यानी कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रिपेयर करनी है, उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रिपेयर करना है, वार्नर्स थ्योरी प्रिपेयर करनी है। क्या प्रिपेयर नहीं करना है?
वो आपकी स्क्रीन पे सामने आपको नजर आ रहा है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियो, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि जो मेटल्स वगैरह का लास्ट में जिक्र किया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आपको IUPAC नेमिंग जो आती है वो पढ़ सकते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ सकते हैं, और उन पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी पोर्शन आपको प्रिपेयर नहीं करना है जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो क्या है बच्चों उसमें, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन्स और DDT। वैसे तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में हर बार DDT का स्ट्रक्चर आता था बनाने के लिए, इस बार DDT को रिमूव कर दिया गया है। और लास्ट में अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई होगी तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसमें आपका ये पार्ट रिमूव कर दिया गया है। फ्रियॉन्स, आयोडोफॉर्म, इनके बारे में बच्चों ज्यादातर शॉर्ट नोट्स आते थे लिखने के लिए, वो नहीं आएंगे। बाकी सब कुछ आएगा बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में, तो आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर करिए। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को बिल्कुल सही ढंग से प्रिपेयर करिए, यानी कि इसमें आप SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। SN2 SN1 हमेशा आता है एग्जाम में। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर लिखा है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड इथेनॉल। क्या लिखा हुआ है बच्चों जो डिलीट किया गया है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का तो मेजर पोर्शन आपके पास आ रहा है एग्जाम में, लेकिन यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल, इथेनॉल, तो बच्चों मेथनॉल और इथेनॉल पे बेस्ड यूजेस नहीं आ रहे हैं, बाकी सब कुछ आ रहा है। यानी आपको ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, इसमें बेस्ड जितनी भी रिएक्शंस हैं, जिसको आप लोग नेम्ड रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है, और भी काफी सारी रिएक्शन है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, जितनी भी रिएक्शन है, कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन है, अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन की मैकेनिज्म है, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन ये जो स्पेशल यूजेस है मेथनॉल एथेनॉल के, वो प्रिपेयर नहीं करने हैं बच्चों। यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे डॉट लगाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आपको यहाँ पर ये पूरा चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं करना है, मतलब आपको पूरा चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं नो डिलीशन, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, नो डिलीशन, नो डिलीशन, यहां पे किसी भी तरह का डिलीशन नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बच्चों कोई भी डिलीशन यहां से नहीं किया गया है, आपको पूरा चैप्टर बच्चों प्रिपेयर करना है, पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं अमीन्स, अमीन्स में बच्चों ये बहुत ही गलत हो गया है यहाँ पे। डाइजोनियम सॉल्ट्स तो आप काफी अच्छे से कर लेते थे, डाइजोनियम सॉल्ट्स को यूज करके आप फिनॉल बना सकते थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कई तरह के प्रोडक्ट्स आप डाइजोनियम सॉल्ट्स बना करके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते थे। लेकिन इस बार अमीन्स में डाइजोनियम सॉल्ट्स और उसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी कि जहां से बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट्स आपका स्टार्ट होता है, वहां से आपका मेजर पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन बाकी पोर्शन आपको करना है। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट्स आपको प्रिपेयर नहीं करने, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट्स तो जेईई मेन का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं, लेकिन इसको बोर्ड्स के हिसाब से आपको प्रिपेयर नहीं करना है। डाइजोनियम सॉल्ट्स आप समझ गए होंगे, बेंजीन के ऊपर N2+Cl- लग जाता है, उसी को कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो बच्चों आप देख सकते थे मैंने कहा था कि पॉलीमर्स जो कि आगे लिखा है एंटायर चैप्टर, यानी पॉलीमर्स का जो पूरा चैप्टर है ये पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, पूरा चैप्टर डिलीट है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी बच्चों चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद बच्चों बायोमोलिक्यूल्स देख लेते हैं, क्या है इसमें, दिस इज ओलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, एंजाइम, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ। तो बच्चों काफी सारा पोर्शन और भी है बायोमोलिक्यूल्स का, वो सब आ रहा है, लेकिन जो पोर्शन मैंने आपको भी इंडिकेट किया वो नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ऑलिगोसैकेराइड्स मतलब डाइसैकेराइड्स में आपको ये प्रिपेयर नहीं करना है, पॉलीसैकेराइड्स में ये प्रिपेयर नहीं करना है,
बाकी बच्चों और भी है, इसके अलावा ग्लूकोज की जो काफी रिएक्शंस है वो आपने कही होगी कि Br2 वाटर के साथ करते हैं, सोडियम अमलगम के साथ करते हैं, HNO3 के साथ करते हैं, कभी आप, है ना, ये आपको याद होगा पूरा, जिसमें आप सैकरिक एसिड बनाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं, सॉर्बिटॉल बनाते हैं, HI रेड फॉस्फोरस से करते हैं तो ग्लूकोज एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो काफी सारा पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का, वो तो एग्जाम में आ रहा है, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया ये एग्जाम्स में नहीं आ रहा। विटामिन आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स ये आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल की, क्योंकि बच्चों आपके स्कूल तो ओपन ही नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल आपने बिल्कुल नहीं किए हैं। तो ये बच्चों जो फॉलोइंग पोर्शन शुड बी कंसिडर्ड डिलीटेड, यानी कि आपके पास जो इतने डिलीटेड है, ये प्रैक्टिकल का पोर्शन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल का पोर्शन ज्यादातर स्कूल के पार्ट पे ही अभी भी डिपेंड करेगा। लेकिन केमिस्ट्री में जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं वो ज्यादातर डिलीट कर दिए गए हैं। बाई बाय द वे आप ये समझिए कि ये वाले जो प्रैक्टिकल्स इन्होंने डिलीट किए हैं, ये कभी स्कूल में कराए भी नहीं जाते थे। तो स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाते हैं उसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा। लेकिन ये जो उन्होंने प्रैक्टिकल डिलीट किएंगे, वह ये जो सीबीएसई बोर्ड ने आपके सामने प्रैक्टिकल डिलीट किए हैं, जिसको अभी मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, सरफेस केमिस्ट्री को डिलीट किया है, डायलिसिस डिलीट किया गया है। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल्स वैसे भी आपको नहीं कराए जाते थे स्कूल में, तो उनको डिलीट करने का कोई सेंस बना नहीं। तो यानी कि जो आपको स्कूल में कराए जाते थे सॉल्ट एनालिसिस पे बेस्ड प्रैक्टिकल, है ना, मतलब जैसे आप कंफर्मेशन करते थे सोडियम कार्बोनेट वगैरह का, है ना, तो वो सब चीजें हैं। मतलब सॉल्ट एनालिसिस पूरी तरीके से आपके प्रैक्टिकल्स में अभी भी इंक्लूडेड है और वो हर बार कराई जाती है। इसके अलावा टाइट्रेशन जो होता है, मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन, ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन, वो सब आपके कोर्स में अभी भी है। तो वो सब आपको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर क्या करना है, वो आपका स्कूल जब आपका ओपन होगा 1 मार्च से, तभी आपको वो सारे प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। और जो प्रैक्टिकल्स पहले थे वो वैसे ही प्रैक्टिकल्स आपको सभी कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल कॉपीज आपको बनानी पड़ेंगी। तो प्रैक्टिकल्स में ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो उन्होंने प्रैक्टिकल्स डिलीट किए हैं वो वैसे भी प्रैक्टिकल्स आपको नहीं कराए जाते थे। तो सॉल्ट एनालिसिस आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा, वो आएगा एग्जाम में। टाइट्रेशन कराया जाएगा, वो भी एग्जाम में आएगा। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड 2-3 प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाते हैं, वो भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो बच्चों ये है। और वाइवा तो बच्चों पूछा ही जाता है, 5 मार्क्स उसका वेटेज होता है, वो तो हर बार होगा ही। तो बच्चों आपको जो नहीं करना है वो पोर्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपके पास अगर मन में अभी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। मैं उसका आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचाऊं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।